हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड यूनिट 8 के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 8 का नाम है रेडियो केमिस्ट्री और पेपर सेकेंड का नाम तो आपको याद है ही, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं यूनिट 8 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है रेडियो सक्रियता की खोज की। हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, पहला क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी पे टिक लगा दो, हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, और आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो भी बैकुरल ही होती है, इन्हीं के नाम के आधार पर दिया गया। अरे आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपकी तरह कोई नहीं। निम्न में से कौन सा यंत्र रेडियो धर्मिता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? हाँ, एक बात मैं और बता दूं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में कवर कर लो, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में कवर कर लो। तो देखो क्वेश्चन पे जरा थोड़ा ध्यान देना, निम्न में से कौन सा यंत्र रेडियो धर्मिता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बी पे आप टिक लगा दे, GM काउंटर, यानी कि गाइगर मुलर काउंटर या गाइगर मुलर संगणक इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने बताया है आ गया। रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट है, दी एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज़। यार हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश बढ़िया है, सही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ना बैकुरल, यही राइट ऑप्शन है। इससे हट के दिमाग में कुछ नहीं सोचता है, इससे हट के दिमाग में कुछ नहीं सोचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धआयु काल तथा माध्य काल में संबंध क्या है? किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धआयु काल तथा माध्य काल है। अरे यार फॉर्मूला पूछा है, द हाफ लाइफ पीरियड एंड मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर। तो जरा क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात ये है, बस यही है, तो लोग E2 अपॉन लैम्डा तथा 1/λ ए पे टिक लगा दो, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग E2 अपॉन लैम्डा तथा 1/λ, तो ये अर्धआयु का फॉर्मूला था। आगे की कहानी में इसको हम 0.693 अपॉन लैम्डा पढ़ेंगे। अब ये लोग E2 जो होता है ना, मुझे ज़रा ये बताओ, जो ये लोग E2 है वो इसके बराबर कैसे आता है? E हटाओगे 10 लगाओगे, 2.303 से गुणा करोगे, log 10 2 का मान 0.3010 होता है, दोनों की गुणा करोगे 0.693 बन के तैयार हो जाएगा। अरे यार आपसे बढ़ के देखो कोई इंटेलिजेंट नहीं है यार, सब आता है आपको सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फ़ा बीटा तथा गामा किरणें। अल्फ़ा कण होते हैं, बीटा कण होते हैं, लेकिन गामा क्या होती हैं? किरणें होती हैं। भेदन क्षमता घटने का क्रम है, अल्फ़ा कण की भेदन क्षमता कम होती है, बीटा कण की ज़्यादा होती है और गामा कण की सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब है बेचारा जो अल्फ़ा होगा वो सबसे कमज़ोर होगा। अरे ना 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 बेटे ना मेरे लल्ला ना। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है, बीटा किरणों की और कम है और अल्फ़ा किरणों की सबसे कम है। समझ गए? तो ये घटता हुआ क्रम हो गया। बस 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 बेटा बस हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, अच्छे से पढ़ना है। अल्फ़ा बीटा तथा गामा, कुल 60 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं। अल्फ़ा बीटा तथा गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता बढ़ने का क्रम है, आयनीकरण क्षमता बढ़ने का क्रम है। तो ध्यान देना, अल्फ़ा कण की आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, बीटा कण की उससे कम और गामा कण की, गामा किरणों की सबसे कम होती है। तो सबसे पहले गामा, उसके उससे ज़्यादा होगा बीटा और सबसे ज़्यादा होगा कौन सा? हमारा अल्फ़ा। सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। तो ये निकालने आपसे आते हैं, जो ये है ना हमारा, ये निकालने आपसे आते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा 92 यूरेनियम 235 से 82 लेड 207 बनने में उत्सर्जित होने वाले अल्फ़ा व बीटा कणों की संख्या है। ए पे टिक लगा दो, 7 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धआयु 100 सेकेंड है, इसका विघटन स्थिरांक है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 100 सेकेंड, इट्स डिके कांस्टेंट इज। तो अपना फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? लैम्डा इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यही तो होता ना, यानी कि टी हाफ आ जाएगा। टी हाफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। 100 को ऊपर लेके जाओ 10 की घात माइनस के 2 दशमलव देखो इसका होगे, तो 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3 कहाँ है? ए ये हैगा, बी पे टिक लगा। अरे ना 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 बेटे ना ना मेरे बच्चे ना, ए पे टिक लगाओ। 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है। अरे वाह,
परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान होती है, कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। कहाँ पर हैं? ए सी पे टिक लगा दो, सी पे टिक लगा दो। इधर बैठा है, ये सी नंबर पे है, ये बैठा है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है हमेशा मंदक के रूप में या शीतलक के रूप में? ठंडक, शीतलक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड या जो जल होता है वो प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, यानी कि वो प्रवाहित किया जाता है। तो यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी बताओ, एक बार जल्दी बताओ। यहाँ पर जो 10 का जो राइट ऑप्शन है ना, वो मंदक के रूप में यूज़ होता है। भारी जल जो होता है ना, ग्रेफाइट या भारी जल, वो मंदक के रूप में यूज़ होता है। कूलेंट के रूप में तो जल या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाभिक की त्रिज्या लगभग होती है 10⁻⁻15 मीटर। बी पे आप टिक लगा दो, आगे मत देखे करो, जो क्वेश्चन पता हो करे टिक मार के आगे निकल जा करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। न्यूट्रिनो की अपनी एक कहानी है, न्यूट्रॉनों की जवानी है। तो शून्य द्रव्यमान तथा शून्य आवेश, न्यूट्रिनो जो है ना भैया, वो न्यूट्रॉनो होता है। इस पर ना तो कोई आवेश होता है, ना तो उसका कोई द्रव्यमान होता है, ना कोई आवेश होता है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नाभिकीय विघटन है। नाभिकीय विघटन क्या? नाभिकीय विघटन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। न्यूक्लियर डिके इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए पे टिक लगा दो, वे झिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रेडियो एक्टिव श्रेणियों का अंतिम उत्पाद है? जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो सब के सब अल्फा बीटा किरणें बाहर निकाल के लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही हमारा क्या है? भारी तत्व है। 82 PB 206, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा, क्या ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? वेरी गुड, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है? अबे सब कुछ परफेक्ट है यार, डर क्यों रहे हो? रेडियो एक्टिव विघटन में निम्न में से किस कण की गति अधिकतम होती है? किस कण की गति अधिकतम होती है? अल्फा कण की, बीटा कण की, गामा किरणों की या पॉजिट्रॉन की? सी पे टिक लगा दो, गामा किरणों की, ठीक है, सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रक्रिया में, इन के इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, ए पे टिक लगा दो, न्यूट्रिनो के उत्सर्जन द्वारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते हैं। आगे मत पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारा। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, अबे क्या क्वेश्चन है ये। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रक्रिया में, इन के इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, ठीक है, यानी कि गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं, एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं, न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अल्फा कण उत्सर्जन देता है? विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स अल्फा पार्टिकल इमिशन? तो 92 यूरेनियम 238 जो होता है ना बेचारा, यही जो होता है ना अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। भारी नाभिक हमेशा अल्फा कण बाहर निकालते हैं, ये बात दिमाग में डाल लो। ये जो दिमाग है ना तुम्हारा इतना सा, इसमें ये वाली बात डाल लो। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन होता है बहुत बढ़िया चीज़ होती है। एक धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि +1 बीटा 0, यही तो होता है ना, +1 बीटा 0। ये पॉजिट्रॉन -1 बीटा 0, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? ये त्रिगामी इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या नाम है? जल्दी बताओ फटाफट, देखते हैं क्या क्या नाम बताओगे आप लोग। चलो आगे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। तद 92 X 238 से क्रमशः एक अल्फा कण हमने बाहर निकाल दिया, ले गया। 2 बीटा कण हमने बाहर निकाल दिया, बात बराबर हो गई। अल्फा कण बाहर निकाला, बीटा कण, 2 द्रव्यमान कम हुआ, यानी कि दो परमाणु क्रमांक कम हुआ तो 2 परमाणु क्रमांक ऐड हो गया। मतलब ये कि यही है, 92 X 238 से क्रमशः एक अल्फा कण बाहर निकाल दिया, 2 बीटा कण आपने बाहर निकाल दिए, तद में न्यूट्रॉनों की संख्या रहेगी, ए पे टिक लगा दो, 142। हल करके यही इसका राइट ऑप्शन आएगा। चलिए 21 देख लेते हैं। निम्न में से किस पर अल्फा कणों की बौछार से न्यूट्रॉन उत्पन्न करने का सर्वाधिक सामान्य तरीका? विच इज़ द मोस्ट कॉमन वे द प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स बाई बॉम्बरिंग विद अल्फा पार्टिकल्स? तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले आप ए पे टिक लगा दो, बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक छोटा होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने, कहाँ पर है? सी है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम बर्बाद मत करो। बहुत भारी नाभिक अस्थायी होते हैं और देते हैं हमेशा अल्फा विघटन, ये पता है आपको। 23 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो। चलिए 24 देख लेते हैं मेरे दोस्तों। निम्न नाभिकीय अभिक्रिया में विलुप्त कण है। जो चीज़ विलुप्त हो गई वो विलुप्त हो गई, उसके बारे में सोचना बंद कर दो।
द मिसिंग पार्टिकल इन द फ्लोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज, द मिसिंग पार्टिकल, ठीक है, द मिसिंग पार्टिकल इन द फ्लोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि S32 प्लस एक न्यूट्रॉन ऐड कर दो, 0N1 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे देखो परमाणु यहाँ पर जो है ना 1H1 बाहर निकला है, 1H1 बाहर निकला है, ठीक है, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 1 कम हो गया है, ठीक है, और बाकी द्रव्यमान संख्या सेम है, इधर आ गया, तो 0N1 ऐड कर दो यहाँ पे, यानी कि न्यूट्रॉन इज द राइट ऑप्शन, N फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। प्रथम बार कृत्रिम नाभिकीय विघटन किया था, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वाज फर्स्ट डन बाई रदरफोर्ड ने किया था। ये रहे रदरफोर्ड, जाने माने साइंटिस्ट हैं अपने समय के, परमाणु भौतिकी में ना इन्होंने क्रांति ला दी थी जब इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया तो सन 1911 में। चलिए 26 देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। निम्न में से किस नाभिकीय अभिक्रिया में पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता? ये जो सी देख रहे हो ना, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। शाबाश शाबाश बेटा। निम्न में से कौन सा नाभिकीय रेडियो एक्टिव नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूक्लियाई इज नॉट रेडियो एक्टिव? तो जो ये लेड देख रहे हो ना 82, यानी कि ये दो चीज़ें सेम लग रही हैं हमें, ये दोनों चीज़ें हमें सेम लग रही है, इसमें से एक राइट ऑप्शन है, तो ये तो है रेडियो एक्टिव, लेकिन जो ये डी है ना 82 लेड 206, यही एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। हर एक एलिमेंट परमाणु क्रमांक 8200 पर जितने भी हमारे एलिमेंट है सब टूट टाट के वो भारी नाभिक लेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला देखते हैं 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, सभी क्या है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। पॉजिट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन से उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए होती है और इसके जरिए जो है ना गामा किरणें बाहर निकलती हैं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 82 PV 207 की अर्धायु 8 घंटे है, एक दिन पश्चात नाभिक की मात्रा कितनी रह जाएगी यदि समस्थानिकों की प्रारंभिक मात्रा 40 ग्राम है? बीपेटी लगा दो 5 ग्राम हल करने के बाद, हल करके देखो इसका राइट ऑप्शन यही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों के समस्थानिकों की खोज किसने की? अये है, तत्वों के समस्थानिकों की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स? किसने की थी? जहां भी सोडी का नाम आ गया लादोटिप, F सोडी ने इसकी खोज करी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 32। ड्यूटीरियम तथा ट्राइटीरियम के संलयन से अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा है जब एक 1H2 प्लस 1H3 मिलकर 2He4 हीलियम नाभिक बनाते हैं तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए पे टिक लगा दो बेझिझक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। ओके सर, देख लो पढ़ लो। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु निम्न में से किस वक्र की सहायता से ज्ञात की जाती है? द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैन बी फाउंड यूजिंग विच कर्व? अरे है क्या बात है यार, ए पे टिक लगा दो। ए नंबर ये रहा log A VST, ठीक है, यानी कि log A और T के बीच में। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 10 वर्ष है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कितनी है? 10 वर्ष है। इस पदार्थ की औसत आयु कितनी होगी? 14.4 वर्ष होगी। हल करने के बाद ये इतना ही इसका आंसर आता। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए निम्न में से प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? अब हाइड्रोजन बम है, एटम बम थोड़ी ना है। एटम बम तो थोड़ा हल्का होता है हाइड्रोजन बम से। हाइड्रोजन बम जब फटता है ना तो आसपास का सारा एरिया 150-200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होती है इसकी हाइड्रोजन बम की। और ज़्यादा की बात करो हाइड्रोजन बम की तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। जो एटम बम होता है वो एटम बम जो होता है ना वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। उसका एरिया कम होता है जब वो ब्लास्ट होता है तो, और जब ये ब्लास्ट होता है तो इसका एरिया ज़्यादा कवर करता है। ये 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म नाभिकीय समावयवी, यानी कि निम्न में से कौन सा युग्म नाभिकीय समावयवी का उदाहरण है? तो वह है सी पे आप टिक लगा दो Sb124 और Sb124, टी हाफ 1.3 m मिनट और इसका दे रखा टी हाफ 21 मिनट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 37। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। लकड़ी की अर्धायु कितनी है? लकड़ी की अर्धायु 11,140 ईयर्स हो सकती है। इसमें एक बार आप देख लेना ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए। चलिए 38 देखते हैं।
अभिक्रिया में रिक्त स्थान का उत्पाद क्या है? अभिक्रिया में रिक्त स्थान का उत्पाद क्या? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिसिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें देने रखी है, इसलिए इस क्वेश्चन पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, यानी कि 39 देखेंगे। संलयन अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? संलयन अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वाई इज फ्यूजन कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन? क्योंकि ये उच्च ताप पर होती है। ध्यान देना, काय पर होती है? हमेशा उच्च ताप पर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बीटा कण कब उत्पन्न होता है? व्हेन इज अ बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस? जब न्यूट्रॉन जो होता है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा पार्टिकल उत्पन्न होता है। अच्छा 41 देखते हैं। यहाँ पर देखो, थोरियम 234 से अगर 2 बीटा और 1 अल्फ़ा निकलने पर क्या बनेगा? 2 बीटा और 1 अल्फ़ा निकलने पर क्या बनेगा? जल्दी बताओ फटाफट तेजी से, कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका? क्या बनेगा? वो बनेगा यानी कि परमाणु क्रमांक 92 रह जाएगा और जो परमाणु भार है वो 230 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 42 देखो, कौन सा कण क्लाउड चैम्बर में निशान नहीं छोड़ता? न्यूट्रॉन जो होता है वो कभी भी क्लाउड चैम्बर में निशान नहीं छोड़ता। डी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। समूह विस्थापन नियम किसने दिया? समूह विस्थापन नियम किसने दिया? यानी कि रदरफोर्ड ने, सोडी एंड फजान ने, या मोशन ने? तो सी पे टिक लगाओ, सोडी एंड फजान ने समूह विस्थापन नियम दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न नाभिकीय औषधियों में प्रयुक्त पदार्थ कहलाते हैं? नाभिकीय औषधियों में प्रयुक्त पदार्थ कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। I-131 का चिकित्सीय गुण किस कारण होता है? यानी कि थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी ऑफ I-131 इज ड्यू टू गामा रेज, बीटा रेज, साइज, हाफ लाइफ। टी पे टिक लगा दो, बीटा रे की वजह से। ठीक है, यानी कि बीटा रे लिखा हुआ है इसमें, जबकि बीटा पार्टिकल होना चाहिए था। 46 देखते हैं। नाभिकीय प्रयोगशाला में क्या नहीं करना चाहिए? यानी कि ईटिंग, लिपस्टिंग, स्मोकिंग, ऑल, इनमें से कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए नाभिकीय अभिक्रियाओं में। 47 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाइगर नटल नियम किस चीज़ से संबंधित है? गाइगर नटल नियम किस चीज़ से संबंधित है? ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस साल आपके एग्जाम पेपर में 100% फंस सकता है। जब बता रहा हूँ ना, कंफर्म क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो, समझ ले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, डीके कांस्टेंट एंड अल्फा एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48। 1 अल्फा प्लस 2 बीटा उत्सर्जन पर क्या बनेगा? वो बनेगा आइसोटोप। हमेशा 1 अल्फा प्लस 2 बीटा उत्सर्जन पर क्या बनेगा? एक नया आइसोटोप बनेगा। 49 देखते हैं। वो तो बनेगा क्योंकि द्रव्यमान संख्या जो है इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, 12 वर्ष बाद शेष मात्रा। देखो 12 वर्ष बाद शेष मात्रा, अगर टी हाफ का मान कितना दे रखा है हमें? 4 वर्ष दे रखा है। 4 वर्ष दे रखा है टी हाफ का मान, तो 12 वर्ष बाद शेष मात्रा कितनी रहेगी? वो रहेगी, सी पे टिक लगा दो, n0/8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। अर्धवायु का फॉर्मूला है, ए पे टिक लगा दो, 0.693/λ। ये मैंने तुम्हें बता दिया। लैम्डा क्या? 6 नियतांक है, यानी कि डीके कांस्टेंट है। टी हाफ और लैम्डा में क्या संबंध है? इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ ऑप्शन होना चाहिए था, अगर वो यहाँ पे log 2 बटा कितना कर देता? लैम्डा कर देता। ठीक है, log 2 बटा लैम्डा अगर वो कर देता तो राइट ऑप्शन होता, तो इसमें कोई भी ऐसा राइट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसके। 52 देखते हैं। भारत में किसका भंडार सबसे अधिक है? तो जो ये है ना थोरियम, इस थोरियम का भंडार भारत के अंदर सबसे अधिक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53। गाइगर नटल समीकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम पेपर में गाइगर नटल समीकरण पूछी जाती है। सी पे टिक लगा दो, log लैम्डा इक्वल टू a + b log r। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 54 देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाई, यानी कि आयन कलेक्शन द्वारा, प्रोटॉन कलेक्शन द्वारा, या बोथ या नॉन। अब ऐसे क्वेश्चन को बड़े सतर्क रह के आपको हल करना होता है। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि यार हमें ये बोथ मिल गया तो हम इस पर टिक लगा दें, नहीं लगा सकते आप ऐसे टिक। ए पे टिक लगा दो, आयन कलेक्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 55 देखते हैं। थोरियम श्रृंखला जो होती है, थोरियम श्रृंखला जो होती है वो ए पे टिक लगाओ, 4n होती है। चलिए कौन सी श्रृंखला नहीं है? कौन सी श्रृंखला नहीं है? विच इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव सीरीज? कौन सी रेडियो एक्टिव सीरीज नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डी पे टिक लगा दो, 2n+1, ये रेडियो एक्टिव सीरीज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57। रेडियो एक्टिविटी का मापने का यंत्र है,
बैरोमीटर, साइक्लोट्रॉन, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जीएम काउंटर, एपीटी लगा दो, जीएम काउंटर इज द राइट ऑप्शन, गाइगर मुलर काउंटर। कौन डिटेक्टर नहीं है? फ्लेम इमिशन जो होता है ना, ये डिटेक्टर नहीं है, बाकी सब डिटेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, गैस आयनीकरण होता है, गैस आयोनाइजेशन ऑक्यूर्स इन, ठीक है, जीएम काउंटर, यानी कि ये जो राइट ऑप्शन होगा इसका इसिंटिलेशन या फिर जीएम काउंटर, गैस आयनीकरण होता है, गैस आयनीकरण होता है, जीएम काउंटर इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाओ, 60 देखते हैं, जीएम में क्वाइंचिंग गैस है, जीएम में क्वाइंचिंग गैस एल्कोहल होती है, ठीक है, एथिल अल्कोहल। चलिए आगे देखते हैं, जीएम में आयोनाइजिंग गैस है, आर्गन, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। स्किंटिलेशन डिटेक्टर क्रिस्टल वो कौन सा है? NaCl है, ठीक है। 62 का आप ए पे टिक लगा दो। 63 देखते हैं, लिक्विड स्किंटिलेटर यूज लो एनर्जी बीटा कण, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 देख लेते हैं, जीएम काउंटर यूज किसके लिए है? रेडियो एक्टिविटी के लिए है, वाटर के लिए है, ऑयल के लिए है या कॉल के लिए हैं, किसके लिए ये यूज़ किया जाता है? आप यहाँ पे ए पे टिक लगाओ, रेडियो एक्टिविटी के लिए जीएम काउंटर का आप यूज़ करते हो। जीएम डिटेक्ट्स, जीएम किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? जीएम किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? तो 65 का राइट ऑप्शन जो है ना वो डी है, अल्फा को भी, बीटा को भी और गामा को भी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 65 यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और आपको यही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। अगर यूनिट 8 का कोई भी क्वेश्चन आता है वो यहीं से आएगा, यहाँ से हटके कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।